Hello, Namaste everyone, welcome. Today is the first day of our online retreat, and we are very much excited to be with each other after a long 1 o'clock सेशन इन द इवनिंग. अल्टीमेटली आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये ऑनलाइन सेशन हमें अटेंड करना है. चलो बहुत बढ़िया हो गया. तो आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हम रिट्रीट में करते क्या हैं. मेडिकल साइंस में जैसे हॉस्पिटल्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम फुल बॉडी चेकिंग करते हैं, और काफ़ी लोगों को ये एक हैबिट होती है कि साल में एक बार फुल बॉडी चेकिंग करने के लिए तो वो अपने ब्लड, यूरिन, स्टूल, ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरेज ये सब निकालते हैं. और उसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स आते हैं वो रिपोर्ट्स के आधार पे वो लोग पहले जनरल फिजिशियन को मिलते हैं, फिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलते हैं कि किसी को गायनेक का प्रॉब्लम है, किसी को ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो किसी सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जन्स को मिलते हैं, कार्डियक सर्जन है, न्यूरो सर्जन. तो ये हमारी मेडिकल साइंस में सिस्टम होती है. स्पिरिचुअल साइंस में सिस्टम क्या होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है अब तक, कि पहले हम किसी का भी ऑरा फोटोग्राफी करें और उसमें एनालिसिस करें, उसमें ये पता लगाएं कि उसके कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है. मेंटल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, इमोशनल लेवल पे क्या है, फिज़िकल लेवल पे क्या है, कार्मिक लेवल पे क्या है, कौन से चक्रों में प्रॉब्लम है, कौन से एलिमेंट में प्रॉब्लम है, उसका कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वीक है, और इस हिसाब से कौन सी एनर्जीज़ ज़्यादा वो अफेक्टेड है. मतलब वो रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कहाँ पे इसका डिस्टर्बेंस ज़्यादा है. उस हिसाब से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन से योगा करने चाहिए, हमें कौन से प्रकार के मेडिटेशंस करने चाहिए, या कौन से प्रकार के डाइट कंजम्पशंस करने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से मर्मा पॉइंट्स करने चाहिए, या कौन सी हमें कुछ मेंटल करेक्शंस करने चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअली होना चाहिए. लेकिन मैंने आज तक इतने अपने 22 साल के रिसर्च में ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा, कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा जहाँ पे उनके जो डिवोटीज़ या फॉलोवर्स होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद में उसे ये एडवाइस किया जाए कि उसे कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए या क्या करना चाहिए. होता क्या है कि हम अपने प्रॉब्लम्स लेके किसी गुरुओं के पास जाते हैं या किसी हम रिचुअल्स में जाते हैं, और वो उनके जजमेंट के हिसाब से वो हमें कोई एक प्रोसीजर बता देते हैं. अब वो प्रोसीजर कभी काम आ जाती है, कभी नहीं आ जाती है. मतलब ये ऐसे होता है कभी कभी कि अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, एज अ इंडियन मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हम जो भी प्रोसीजर बताते हैं, जो भी गुरु होते हैं, हमारे मास्टर्स होते हैं, हमें उनसे एक लगाव सा हो जाता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन से एक लगाव सा हो जाता है, और फिर हम पूरी लाइफ बस उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहते हैं. जिस प्रॉब्लम से हम एंटर हुए थे वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, शांति लगती है, मन को बहुत सुकून मिलता है. तो हमें लगता है चलो ठीक है, इसी गुरु को कंटिन्यू किया जाए या इसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू किया जाए. अब इसी वक्त घर वाले जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो ये देखते हैं, अरे तुझे तो डायबिटीज़ था और तू इसके लिए गया, लेकिन अभी भी तेरा डायबिटीज़ तो कंट्रोल नहीं हुआ, तेरा वेट इतना बढ़ा हुआ है, तेरा अभी भी वेट तो कुछ कम नहीं हुआ. मतलब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, बस मन को शांति मिली और हम उनसे कनेक्ट हो गए, अटैच्ड हो गए. लेकिन फैमिली मेम्बर्स ये एनालिसिस करते हैं कि भाई आपके अंदर वो चेंजेस नहीं आए जो चेंजेस लाने के लिए आप उस गुरु के पास गए थे, या वो संस्था में गए थे, या वो मंदिरों में गए थे, या ऑर्गेनाइजेशन में गए थे. तो मेरा आप लोगों से कहना यहाँ पे ये है कि जो रिट्रीट्स हम करते हैं, साई करुणा मिशन करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करते हैं. और दूसरी बात, हम इंटीग्रेशन करके करते हैं. इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम माइंड, बॉडी, सोल लेवल पे सभी जो अलग अलग जो चिकित्साएं हैं, जो थेरेपीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो हम आपको सिखा देते हैं और आपको इंडिपेंडेंट कर देते हैं. मतलब आपको हम पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये 3 दिन 5 दिन का जो भी रिट्रीट होता है, इसमें आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि बाद में
आपको हमारी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि आपको कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक का जो भी प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है और उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट मुझे करनी है, कौन से मेडिटेशन या हीलिंग सिंबल्स वगैरह यूज़ करने हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा मुझे कौन से चक्र पे ज़्यादा काम करना है, कौन से एलिमेंट पे काम करना है। आपको ये समझ में आ जाएगा मुझे एफर्मेशंस कौन से चैंट करने हैं या मंत्र कौन से चैंट करने हैं। आपको ये भी समझ में आ जाएगा 3 दिन 5 दिन के अंदर आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। मतलब ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये पूरा पैकेज है जहाँ पे आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत है। तो हमने कोशिश की है ये पिछले 22-25 साल में ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो भी बेस्ट थेरेपीज़ है उसको हमने साई करुणा मिशन में जोड़ दिया है। और आपके जैसे नाड़ियाँ खोलने हैं या आपके चक्रस को एक्टिवेशन करना है, बैलेंसिंग करना है, या आपका वेट रिडक्शन करना है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, या आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन आपका नॉर्मल लाना है, हमने हर तरीके से ये देखा है कि कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट हो, मतलब आपका टाइम सेविंग हो और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मिले। ऐसा नहीं सिर्फ मन की समाधान मिले, बस मन खुश हो गया कि मुझे ध्यान करके अच्छा लगता है, लेकिन अंदर अभी भी कोई करेक्शन नहीं हुआ। अभी भी आपके जो पैरामीटर्स है, जो यूनिट्स हैं आपके, वो यूनिट्स में अभी भी अगर डिफरेंस नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या है। बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हमारे रिपोर्ट्स में डिफरेंस आते हैं, इसी तरह कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस करने के बाद हमारे वो पैरामीटर्स में चेंजेस आने चाहिए, हमारे यूनिट्स में चेंजेस आने चाहिए। 2008 में मैं यूएस गया था और 1.5 महीने वहाँ रुकने के बाद मैंने 35 वहाँ इवेंट्स किए। मैं बहुत वीक हो गया और रिटर्न आने के बाद जब मैंने अपना हीमोग्लोबिन चेक किया तो 7 आया। तो मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है न्यू जर्सी में, उसने मुझे कहा कि शायद तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है और इन्वेस्टिगेशंस करवा, शायद लगता है कोई अल्सर है या कोई किडनी स्टोन है या और कुछ इशू होगा, तेरा बोन मैरो का इशू होगा। मैंने सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए, कोई रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हीमोग्लोबिन कम था। मैंने उसी वक्त और भी अपनी चेकिंग कराई तो मुझे पता चला कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसियाँ क्रिएट हो गई थी और स्ट्रेन क्रिएट हुआ, स्ट्रेस बहुत हुआ था, बिकॉज वहाँ 1.5 महीना मैंने इवेंट किया। तो मैंने क्या किया, ऑरा के रिपोर्ट के हिसाब से 1 महीना मैंने रॉ डाइट लिया, मैं रोज़ साइकिक सर्जरी करता था और मैं हीलिंग 24 पार्ट्स की हीलिंग करता था। और जो भी क्रिस्टल्स मैं यूज़ करता था पहले से, उस क्रिस्टल्स को मैं बहुत रेगुलरली चार्ज करने लगा। मैंने उसको रीप्रोग्रामिंग किया कि 1 महीने के अंदर मेरा हीमोग्लोबिन 14.5 होना चाहिए। ऐसे करके मैंने 1 महीना कंटिन्यू अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया विदाउट एनी मेडिसिन्स और विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, किसी की मैंने गाइडेंस भी नहीं ली। और 1 महीने के बाद जब ब्लड टेस्ट किया तो मेरा सही में पहले 13.5 आया और फिर उसके और 10 दिन के बाद मेरा 14 पॉइंट हो गया। तो जब मैंने रिपोर्ट्स भाई को भेजा तो वो सरप्राइज्ड हुआ कि 1 महीने में तेरा 7 से 13.5 कैसे इतना बढ़ गया। मैंने कहा मैंने ये किया, मैंने नेचर की ओर किया, मैंने योगा के कुछ ये बढ़ा दिए, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम, ये सब मैंने बढ़ा दिए। मैंने अपनी हीलिंग क्या ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया। साइकिक सर्जरी मैं डेली करने लगा, जो पहले मैं वंस इन द वीक या ट्वाइस इन द वीक करता था। तो इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम का इश्यू जो भी होता है, हम खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमने ही अपनी लाइफ में क्रिएट किया। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में हमने क्रिएट किया, हो सकता है हमने पास्ट लाइफ में क्रिएट किया हो, तो उसका सॉल्यूशन हमें ही फॉलो करना है, मतलब हमें ही उसका निवारण करना है। हम और कहीं से उसकी रेमेडीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, मिरेकल्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हम आपको कुछ हर्ब्स बता सकते हैं कि ये टेम्पररी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, ये टेम्पररी लेके आप थोड़े स्टेबल हो जाओ, लेकिन वो दवाई भी आपको परमानेंटली ठीक नहीं कर पाएगी जब तक आपके ऑटो करेक्शंस नहीं होते। अब ऑरा रिसर्च में ये समझ में आया कि जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे बॉडी के अंदर, या जितने भी हमारे केमिकल इम्बैलेंस्ड हुए हैं बॉडी के अंदर, वो सारे साइकोलॉजी के वजह से क्रिएट हुए हैं। मतलब अगर साइकोलॉजी गलत है तो अंदर फिजियोलॉजी गलत है, फिजियोलॉजी गलत है इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गई है, हमारी ब्लड केमिस्ट्री कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है।
तो धीरे 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 हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, अल्सर, सिस्ट, स्टोन्स, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी पाइल्स, ये सारी बीमारियां होती है, थायराइड, ये सारी बीमारियां होती है। मतलब रातों रात कोई बीमारी नहीं होती है। हमारी जो पैटर्नें चल रही है, थॉट प्रोसेस पैटर्नें चल रही है काफ़ी महीनों से, सालों से, वो कहीं ना कहीं पहले एनर्जी में कंजेशंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद में एनर्जी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ये सारे गैशियस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। और जब हमने उसका करेक्शन नहीं किया तो वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, हमारे WBC के अंदर चले जाते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स में चले जाते हैं। अब उसको हमने करेक्शन नहीं किया तो लिम्फेटिक मेम्ब्रेन से, लिम्फेटिक वेसल से वो जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, वो जाते हैं RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं। अब एक बार बीमारी खून में आ गई, ब्लड में आ गई, तभी वो एलोपैथी शो करेगा, तब तक एलोपैथी शो नहीं करेगा। आपकी बीमारी एक गैशियस लेवल पे, एलोपैथी शो नहीं करेगा। आपकी बीमारी लिम्फेटिक लेवल पे है, वाइट सेल्स के अंदर है, कोई भी मेडिकल साइंस शो नहीं करेगा। आपकी बीमारी जब रेड सेल्स में आ गई, ब्लड में आ गई है, तब आपके कहीं ना कहीं ब्लड में रिपोर्ट्स में समझ में आएगा कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपको कैंसर हो गया है। तब तक बहुत लेट हो जाता है। अब क्या होता है, बीमारी इतनी आगे निकल गई कि आपको कुछ समय के लिए दवाई खानी ही होगी, 2 महीने 3 महीने, जब तक आप पूरी तरह से डाइट कंट्रोल नहीं करते, पूरी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करते, या पूरी तरह से आप अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं करते। मतलब आपका जो भी साइकोलॉजी का बिगड़ा हुआ था, वो साइकोलॉजी के सिस्टम को पूरी तरह से आपको पॉजिटिव करने में, सबकॉन्शियस को पॉजिटिव करने में बहुत समय लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये हमने देखा है कि हमारी पैटर्नें हम खुद चेंज कर सकते हैं, हमारा माइंड खुद चेंज कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता है कि पॉजिटिव माइंड रखना आज की तारीख में बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत है लोगों से, लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत है, हमारी डिज़ायर्स बहुत है, हमारा सर्वाइवल इश्यूज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो दिन रात दिमाग उसी में चलते रहता है। तो अल्टीमेटली ये रिसर्च में पता चला कि अगर थॉट को कंट्रोल करना है तो सबसे अच्छा ज़रिया है ब्रेथ को कंट्रोल करना, सांसों को कंट्रोल करना। क्योंकि हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स ब्रेन के अंदर हैं, उसको ऑक्सीजन जाके जब सप्लाई होता है, तब जाके वो फ्यूल टू फायर हो जाता है। लेकिन अगर हमने बहुत अवेयरनेस के साथ ब्रेथ लिया और वो ऑक्सीजन को उस एंगर तक, फियर तक, जेलसी तक पहुंचने नहीं दिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फिर ख़त्म हो जाएगा। वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा, वो गुस्सा हमेशा के लिए निकल जाएगा, और धीरे धीरे हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। ये एक टेक्निक हुई, ब्रेथ की टेक्निक के थ्रू हमने बात की है। दूसरी जो मेन टेक्निक है चक्र बैलेंसिंग की, कि अगर हमने डेली लाइफ में अपनी चक्र को बैलेंस किया, जैसे पहले के ऋषि मुनि संत साधु करते थे, इसलिए वो 100 साल, 125 साल जीते थे, 150 साल भी जीते थे, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपने अगर रामायण महाभारत सीरियल देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य लोग थे और उन्हें कोई बीमारियां नहीं थी और उन्हें कोई दवाइयों की या चिकित्साओं की तभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें चक्र बैलेंसिंग पता था, चक्र अलाइनमेंट पता था। तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ब्रेथ के थ्रू कर सकते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। चक्रस के अपने गुरु मंत्र होते हैं, उस मंत्र को अगर आप चैंट करोगे, जो हम आपको आज सिखाने वाले हैं, तो वो चैंट करोगे तो आपके चक्र अलाइंड हो जाएंगे। चक्र है जो आपकी बॉडी को एनर्जी थ्रो करते हैं, ये घूमते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं, कंटिन्यूस एक मूवमेंट में रहते हैं। मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि जब तक आपका हार्ट चलता है तब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी सांसें चलती हैं तब तक आप जिंदा हो। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस ये कहता है कि हार्ट को भी एनर्जी देने वाला चक्र होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चक्र हर चीज़ को एनर्जी देता है, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन को, हमारे सिस्टम्स को, हमारे हार्मोन्स को, हमारे बोन्स को, मसल्स को, ब्लड को। ये पूरी जितनी भी फिज़िकल सिस्टम्स है बॉडी के अंदर, उसको अगर कोई शक्ति दे रहा है तो वो सिर्फ चक्र होते हैं।
लेकिन ये चक्र इनविजिबल है, ये सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई में आपको नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए 2 मशीन्स बने हैं, एक आरएफआई बना है, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग अमेरिका वाले ने बनाया है, एक लंदन वालों ने बनाया है, ईएसएम इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रल मेजरमेंट। ये दोनों मशीन हमारे पास है जिससे हम लोगों के चक्रस को चेक करते हैं। दूसरा, ये जो अभी हम बीएफआर ऑरा यूज़ करते हैं मशीन, उससे हमें चक्र नहीं दिखाई देते, लेकिन चक्र की जो एनर्जी जो वाइब्रेंट होती है, मतलब चक्र जो ऑरा फेंकता है, वो ऑरा को हम कैच कर सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि आपका हार्ट चक्र खुला है कि बंद है, आपका थ्रोट चक्र खुला है कि बंद है, ये हम ऑरा से बता सकते हैं। बंद है तो क्यों है, और अगर वो हाइपर एक्टिव है तो क्यों है, तो ये हम ऑरा से बता सकते हैं। तो पहला, ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल करना, ये हम सीखेंगे आज। दूसरा, चक्र को बैलेंस करना, ये हम सीखेंगे रिट्रीट के अंदर। तीसरा, हमारी जो नाड़ियाँ हैं, जो ऐसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन हमेशा जो विशाल सर कहते हैं कि 3 नाड़ियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो इन 3 नाड़ियों को किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, ये 3rd लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। 4th लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, मतलब जिस 5 तत्व से हम बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, अगर हमने इस डायमेंशन से भी, इस 5 एलिमेंट्स के डायमेंशन से भी अगर अपने आप को बैलेंस किया, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट पार्ट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को डायबिटीज़ है, तो इसका मतलब उसका पेनक्रियास काम नहीं कर रहा। अब पेनक्रियास क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पीछे मणिपुर चक्र है, पेट का जो चक्र होता है मणिपुर चक्र है। अब वो मणिपुर चक्र में क्या हो गया, फायर ज़्यादा हो गया, अग्नि ज़्यादा हो गई है, एनर्जी ज़्यादा हो गई है, और कंजम्पशन नहीं हो रहा, वो एनर्जी, वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है। जैसे काफ़ी आपने मंदिरों के पुजारियों को देखा है, उनके पेट बड़े होते हैं और उनको ज़्यादा करके डायबिटीज़ होता है, क्योंकि फिज़िकल मूवमेंट्स नहीं है, उनकी फायर एलिमेंट जो अंदर है उसका यूज़ नहीं हो रहा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो फायर क्या करता है, वो मणिपुर चक्र क्या करता है, वो पेनक्रियास के सेल को जला देता है, और जब पेनक्रियास का सेल जल जाता है तो इंसुलिन काम नहीं करना। तो देखो कितना सिंपल अभी हमने समझ लिया, हर चक्र किसी ना किसी ग्लैंड्स, हार्मोन्स से कनेक्टेड है। ये थ्रोट चक्र थायराइड से कनेक्टेड है, जो इंसान एक्सप्रेस नहीं करते उनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। जो इंसान अपने माइंड को नेगेटिव यूज़ करते हैं, इनका आग्नेय चक्र बहुत स्लो घूमता है, तो उनको डिप्रेशन आ जाता है। कोई इंसान अगर ज़्यादा सोचता है तो ये चक्र बहुत फास्ट होता है, तो इंसान ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, ज़्यादा उसको स्ट्रेस होने के चांसेस है, नर्वस ब्रेकडाउन होने के चांसेस है, उसको पैरालिसिस होने के चांसेस है, उसको स्ट्रोक होने के चांसेस है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें आज समझनी है कि हमें बॉडी को नॉर्मल करने के लिए सांसों को नॉर्मल करना है, विचारों को सकारात्मक करना है, हमें हमारे 5 एलिमेंट्स को नॉर्मल करना है, हमें अपने नाड़ियों को नॉर्मल करना है, हमें ये देखना है कि कौन से वक्त कौन सी नाड़ी की ज़रूरत है, बस वही नाड़ी उस वक्त एक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर फिज़िकल काम करना है तो मुझे सूर्य नाड़ी को एक्टिव रखना है, मुझे मेंटल काम करना है तो मुझे चंद्र नाड़ी को एक्टिव रखना है, मुझे स्पिरिचुअल काम करना है तो मुझे सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है। तो ये पूरे 3-5 दिन की रिट्रीट में हम ये सारा साइंस समझ लेंगे, क्योंकि क्या होता है, जब तक आप साइंस के बेस को नहीं समझते तो उसके प्रैक्टिकल को करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब हम लोग नहीं चाहते कि आप हमें ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि हम यहाँ पे कोई गुरु मास्टर नहीं है कि हम कहेंगे बस हमने कह दिया ना आप करो। ये हम आपको फोर्सफुली नहीं करवाना चाहते, हम पहले ये आपको समझाना चाहते हैं कि इसका साइंस क्या है, ये शरीर में किस तरह से अपना कार्य करता है, और ये कार्य नहीं करता तो ये डिसफंक्शन कैसे होता है, तो ये डिसफंक्शन क्यों हुआ, उसका कॉज क्या है। क्या आपका कोई थॉट है नेगेटिव, या कोई आपकी लाइफस्टाइल गलत है, या आपका कोई डाइट गलत है, या आपका कोई एडिक्शन गलत है, या आपकी कोई बिलीफ सिस्टम गलत है, या आपके ऊपर कोई ग्रहों का नेगेटिव इम्पैक्ट है, किसी का शनि दोष है, किसी का राहु वीक है, ये कितने कम डिग्री का है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है, या इंटरनल कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है।
मतलब ये दोनों चीज़ें समझनी है। बाहर से 163 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमारे ऊपर आती है। जैसे एक नॉर्मल तो आपको पता है कि मोबाइल के रेडिएशन से भी आप बहुत अफेक्ट होते हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम मोबाइल्स के टॉवर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते, अपने हाथ में मोबाइल भी पकड़ते हैं, उसके रेडिएशंस को भी हम एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे ये जो बायो सेंसर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे वीक हो जाते हैं दिन भर मोबाइल पकड़ते पकड़ते हुए। तो ये सारी चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। हम वायरस को रोक नहीं सकते, लेकिन अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव कर सकते हैं, हम फियर से फियरलेस बन सकते हैं, ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी ऑरा के अंदर आए ही नहीं। और अगर वो ऑरा में ही नहीं आएगा वायरस, तो आपकी बॉडी में जाएगा कहाँ से? और अगर वो बॉडी में गलती से चला भी गया, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोग प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। अभी जितना भी वायरस अफेक्टेड किसको हुआ है? सीनियर सिटीजन को ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी रोग प्रतिकार शक्ति वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। या छोटे छोटे बच्चों को वायरस जल्दी अटैक करता है क्योंकि उनके टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है, उनके थाइमस का प्रॉब्लम होता है, उनका स्प्लीन अभी भी इतना काम नहीं करता, इसलिए वो बहुत जल्दी वायरस बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं। तो हमें ये सब कुछ सीखना है कि किस तरह से चक्र बैलेंस करना, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो भी दोष बताया गया है, काल सर्प दोष या सूर्य नीच का है या ये है, इसको किस तरह से पॉजिटिव करना। अब हम ये सारे रिट्रीट में हम सॉल्यूशन पे फोकस ज़्यादा करेंगे, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बिकॉज जितनी चर्चाएं आप अपने प्रॉब्लम्स की करते हो, प्रॉब्लम्स और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब हमें अंधेरों की बात नहीं करनी है, हमें उजाला की बात करनी है। अब ये उजाले जो हैं जिसकी मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, ये 4 प्रकार की ट्रीटमेंट है। मतलब पहली ट्रीटमेंट डाइट, सेकंड ट्रीटमेंट योगा, थर्ड ट्रीटमेंट मेडिटेशन एंड फोर्थ ट्रीटमेंट इज़ हीलिंग। तो हम ये चारों ट्रीटमेंट अभी इन रिट्रीट में सीख लेंगे कि किस तरह से हम ये 4 प्रकार की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और सोल लेवल पे। अगर हमने ये चारों लेवल पे अपने आप को ट्रीट करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है 21 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर आपके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी बीमारियां बड़ी होती है तो 6 महीने भी लग सकते, 1 साल भी लग सकता। क्यों? क्योंकि आपने बीमारी को शुरुआत हो सकता है बचपन से किया हो सकता है बीमारी आप पेरेंट्स से लेके आए हैं, हो सकता है आप बीमारी पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, तो समय भी इतना ज़्यादा लगेगा। लेकिन तब तक हमें पेशेंस रखना होगा, हम बीच में छोड़ नहीं सकते। बिकॉज अगर हम डॉक्टरों की दवाई बीच में नहीं छोड़ सकते, तो इसी तरह से स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो योगा है, मेडिटेशन है या हीलिंग है। बिकॉज जहाँ पे भी आपने ट्रीटमेंट छोड़ दी, आपने हीलिंग छोड़ दी या मेडिटेशन छोड़ दिया, वो वापस नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, आप जहाँ थे वहीं आके खड़े रह जाओगे, सारा यूज़लेस, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आज पहला दिन है, मैं सभी से एक गुजारिश करता हूँ कि आप जिस भी भगवान को, जिस भी गुरु को मानते हो, उनका प्रॉमिस अपने आप से कीजिए कि मैं आज जो भी यहाँ पे सीखने वाला हूँ ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हो जाऊँगा तो भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर ठीक होने में मुझे ज़्यादा समय भी लग गया, भले 6 महीने लगे, 6 साल लग गए, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पहले संकल्प आपको करना होगा, ये आपको अपने लिए एक प्रॉमिस आज करना होगा। बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा, आप शुरुआत करोगे और जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट करते जाओगे, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करते जाओगे, बहुत कुछ कचरा बाहर आएगा। और जब कोई कचरा बाहर आता है तो हमें लगता है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया, मैंने तो ठीक होने के लिए ये सब सीखा था, लेकिन मेरा तो अभी हेडेक शुरू हो गया, अरे मेरे तो अब थोड़े झगड़े बढ़ गए, अरे थोड़ा मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गया, अरे थोड़े मेरे रिलेशन के प्रॉब्लम ये हो गए, थोड़े हेल्थ के प्रॉब्लम बढ़ गए। क्योंकि कभी भी बर्तन धोते वक्त हाथ गंदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बर्तन धुल भी जाए और हाथ भी गंदे ना हो, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे आप पंचकर्मा करो या आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, हीलिंग करो, पहले कचरा बाहर निकलेगा, उसके बाद आप ठीक होना शुरू हो जाओगे।
सिर्फ मेडिकल साइंस में ऐसे होता है, कचरा बाहर नहीं निकलता, वो दब जाता है। और बाकी जितनी भी साइंसेस है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, ये सारी ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर है, उसमें चीज़ें पहले बाहर निकलती हैं। इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करोगे तो भी चीज़ें पहले बाहर निकलती है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मे बी हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आपको उसकी वरी नहीं करनी है। आपको कोई वो टाइम फिक्स नहीं करना है कि चलो मैं 1 महीना ट्राई करता हूँ, 3 महीना ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस करते रहना है। एक बाजू आपके अंदर चेंजेस भी आएंगे, दूसरी बाजू आपकी एक डिवाइन पर्सनैलिटी भी क्रिएट होते जाएगी। मतलब एक नए इंसान बनना शुरू हो जाओगे। मतलब जब तक आपकी अंदर की बीमारी ठीक नहीं होती तब तक तो आप एक नए इंसान बन के बाहर आ जाओगे। मतलब लोग कहेंगे यार पहले तो तुझे इतना गुस्सा आता था, अभी तो तू कितना शांत है, अभी तो कितना चीज़ आराम से करता है, पहले तू हमेशा जल्दबाजी में चीज़ें करता था, पहले तो तू बैक आंसर देता था, आजकल तो तू कुछ झगड़े ही नहीं करता है, मतलब बैक आंसर ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ अंदर फिजिकल लेवल को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी मेंटल पैटर्न चेंज करने के लिए है, हमारी इमोशनल पैटर्न चेंज करने के लिए है, और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी है। हमें एक एक सोल लेवल भी ऊपर जाना है। ऐसा नहीं है कि बस जैसे आए थे वैसे चले गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? मतलब एक बच्चे को आपने स्कूल में डाला और 3 साल के बाद पता चला ये बच्चा तो उसी क्लास में है, तो फिर फ़ायदा क्या बच्चे को स्कूल भेज के? तो इसी तरह से भगवान ने अगर आपको मनुष्य जन्म दिया है तो ऊपर जाने से पहले अपना इवोल्यूशन करके जाना। जब ऊपर आपको भगवान मिलेंगे और 72 आवर्स में आपका डायलॉग होगा उनके साथ 1 to 1, तब आपको पूछेंगे भाई तूने क्या किया? आप कहो कि भाई मैंने तो अपना बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छे बंगले, अच्छी नौकरी, ये सब मैंने की, अच्छे से शादी की, इतने ये बच्चे हुए, ये हुए। वो कहेंगे ये सब छोड़, तूने अपने आत्मा के लिए क्या किया? तो आप कहो कि मुझे तो किसी ने गाइड नहीं किया आत्मा के लिए, मुझे तो ये लगा कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी फैमिली में, मैंने बस वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, मैंने और तो कुछ किया नहीं, मैं तो संत बना नहीं, मैं तो पारिवारिक जीवन जी रहा था। तो भगवान कहेगा नहीं, तू कोई भी जीवन जी, लेकिन तुझे अपनी आत्मा को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। हमने अगर ये मोबाइल ख़रीदा है और मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया तो कभी ना कभी ये मोबाइल हैंग होते जाएगा। हम बोलेंगे यार इतना मैंने महंगा मोबाइल ख़रीदा, ये हैंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पीरियडिकली उस मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं किया। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आज का जो हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा 5 बजे, और 5 और 6 बजे के बीच में जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप अपने फिज़िकल प्रॉब्लम क्या है ये लिखिए, मेंटल प्रॉब्लम क्या है ये लिखिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है ये लिखिए। इमोशनल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या? आप कब अफेक्ट होते हो? किसी के तानों से अफेक्ट होते हो, किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया तब अफेक्ट होते हो, या किसी ने आपको प्यार नहीं दिया तो आप अफेक्ट होते हो, या किसी ने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आप अफेक्ट होते हो। ये सारे इमोशनल पैटर्न्स को भी लिखो आप, राइट। और उसके बाद आप सोल लेवल पे भी ये लिखो कि भाई आपको क्या लगता है, आप कहाँ पे हो, कौन से लेवल पे हो। तो ये सभी चारों लेवल पे, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, सोल लेवल, ये चारों लेवल पे आपको क्या क्या काम करना है इसका आप खुद अपना चार्ट बनाएं। ये आपकी पूरी केस टेकिंग हो गई। जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम डॉक्टर्स लोग पहले जब भी पेशेंट को फुल बॉडी चेकिंग के लिए लेके जाते हैं तो उसके सारे रिपोर्ट्स पहले हम तैयार करते, उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ। कुछ लोगों ने जो ऑरा कराया है उनको हम ऑरा के ज़रिए सजेस्ट करेंगे, कुछ लोगों ने अगर ऑरा नहीं कराया है तो वो अभी भी करवा सकते हैं, या अगर नहीं करना है तो आप अपनी खुद स्टडी कर सकते हो। आप ये सेंस कर पाओगे कि हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे इस चीज़ का डर भी लगता है, तो ये सारा चीज़ आप लिख दो। बिकॉज आप हर वो चीज़ जहाँ पे आपकी गाड़ी अटकी हुई है, चाहे वो डर है, गुस्सा है, या डायबिटीज़ है, या किडनी का प्रॉब्लम है, या वज़न का प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ को टारगेट बना के रखो कि बस मुझे इसके ऊपर काम करना है और मैं किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। ये मेरा अपने आप से एक वादा है। इस तरह से आप अपनी आज से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। इसको ये मत समझो कि चलो ट्राई करते हैं,
आपके ट्राई करने से ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पहले भी 2 लाख स्टूडेंट सीख चुके हैं और उन्हें रिजल्ट मिल चुका है, और वर्ल्ड ओवर में करीबन 3.5 करोड़ लोगों ने ये हीलिंग सीखी है, ये सारे मेडिटेशंस वगैरह सीखी हैं। उन्होंने ये इस चीज़ को अप्रूव किया है। आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि ये टेक्निक सही है कि गलत है, ट्राई करता हूँ। ये चीज़ें जैसे दवाइयाँ अप्रूवल होने के बाद मेडिकल स्टोर में मिलती है, वैसे ये सारी जो स्वर योगा है या मेडिटेशंस है, चक्र मेडिटेशंस है, या करुणा हीलिंग है, साइकिक सर्जरी है, ये सभी चीज़ अप्रूव्ड हो गई है। लोगों ने उसको अप्लाई करके उससे रिज़ल्ट भी पाए हैं। आप अप्लाई करो, आप अपने लिए रिज़ल्ट निकालो, ये आपका रिसर्च वर्क है। क्योंकि दूसरों को रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये चीज़ें ऊपर वाले ने एज अ गिफ्ट दी है, क्योंकि दिन रात आप प्रेयर करते हो, हे भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ, हे भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो आज आपको ये रास्ता मिला, तो ये मत समझो कि ये हमने आपको रास्ता दिखाया, नहीं, रास्ता भगवान ने आपको दिखाया आपके प्रेयर के वजह से। लेकिन आपको हमेशा समझना है कि हम इंसान ही हैं जो किसी ना किसी के लिए दूत बन के आते हैं, एंजल्स बन के आते हैं, तो हम ही मैसेंजर्स बन के आते हैं, तो हम ही एक दूसरे को हेल्प करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकल फॉर्म में कोई भगवान आने वाला है, हनुमान जी आएंगे, जीसस आएंगे और आपको हेल्प करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप मुझे हेल्प करोगे, मैं आपको हेल्प करूँगा। इसलिए हमें ह्यूमन का बर्थ मिला है, अदरवाइज मिलने का फ़ायदा क्या है? एम आई राइट? सो मैं यही चाहूँगा कि जो भी हम आपको सिखाएं, आप शांति से सीखिए और उसके ऊपर पूरा अप्लाई कीजिए। बीच में अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो डेफिनेटली हम क्लियर करेंगे। लेकिन मेरी एक गुजारिश है जो मैंने 25 साल में फॉलो किया, कि मैंने कभी भी जितने भी 125 गुरु मुझे मिले, मास्टर्स मिले अलग अलग थेरेपियों के, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस उनके साथ नहीं किए, क्योंकि मुझे लगा उनका लेवल बहुत हाई है। मैं अगर उन्हें क्वेश्चन करूँगा वो खुद के लेवल से आंसर देंगे, लेकिन मेरी भी तो वो एलिजिबिलिटी चाहिए, वो लेवल चाहिए उनके आंसर समझने को। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन अगर हमारे अंदर आया है तो आंसर भी अंदर से ही आना चाहिए। बाहर से कहीं पे भी अगर आंसर आता है तो वो परमानेंटली हमें स्वीकारा नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं डाउट फिर भी रह जाता है। अच्छा ये कहता है, हो सकता है, पता नहीं, मतलब अभी भी डाउट है। जैसे लोग कहते हैं सर मेडिटेशन करने के बाद मुझे बहुत चक्कर आते हैं, तो हम कहते हैं वो चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि आपके माइंड की कुछ पैटर्नें टूटी हैं और इसलिए वो चक्र ने अभी अपने ऑसिलेशन की स्पीड बढ़ा दी है। तो आप बोलोगे अच्छा पता नहीं, अभी तुमने बोला तो हो सकता है, मतलब देखो फिर से एक डाउट आ गया। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि क्वेश्चन जितने भी आपके अंदर आए, आप कोशिश करना मेडिटेशन में ही आपको वो आंसर आने चाहिए। ना मुझसे, ना विशाल सर या किसी से भी ये आंसर लेने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज वो आपका माइंड स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि आपके माइंड का खुद का अपना एक लॉजिकल सिस्टम है, आपके माइंड का खुद का एक अपना इंटेलिजेंसी है। तो लेट इट फाइंड इट्स ओन आंसर। जैसे एग्जामिनेशन में हम किसी का आंसर कॉपी करके लिखते हैं, मार्क्स मिल भी जाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आंसर नहीं आया, उसने कहीं से कॉपी करके लिखा हुआ है। तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी का ये पहला रूल है कि लेट क्वेश्चन अराइज, बट एट द सेम टाइम लेट आंसर कम फ्रॉम इनसाइड, इट शुडंट कम फ्रॉम आउटसाइड। सो आई होप आपने इस इंटीग्रेशन ऑफ पूरे रिट्रीट का सारांश समझ लिया है। हम अलग अलग थेरेपियाँ सिखाएंगे, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, कोई किसी का कंट्रोवर्सी नहीं है कि आपने चक्र ध्यान किया और हीलिंग की तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी नेचुरल सिस्टम्स है वो इंटीग्रेशन करने के लिए ही बनी है, तो उसमें ऐसा डर मत रखिए कि अरे मैं तो दवाई खाती हूँ, फिर मैं ध्यान करूँगी तो प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई आपके यूनिट्स पे काम करता है, पैरामीटर्स पे काम करता है, और ये आध्यात्मिक चीज़ें आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाएगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगी। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक कॉस्ट पे काम करेगा, एक इफ़ेक्ट पे काम करेगा। तो ये चलने दो, जैसे जैसे आपका कॉस्ट ख़त्म हो जाएगा, आपके यूनिट्स नॉर्मल होते जाएंगे। डॉक्टर खुद बोलेंगे कि अब धीरे धीरे तू दवाइयाँ बंद कर, अब खा के कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर की जब बीमारी ही नहीं रही तो दवाई खा के फ़ायदा क्या? एम आई राइट? हमने 8,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ों को इसी तरह से ठीक किया। हमने करीबन 37,000 पेशेंट्स के जो ऑरा फोटोग्राफी किए हैं उसके ऊपर रिसर्च करके हमने वैसा ही गाइडेंस दिया। और जितने भी 2 लाख लोग सीखे हैं आज तक,
तो ये सारे लोगों ने खुद पे ही अपने ऊपर काम किया है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, दूसरे के एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं रहिए, और ख़ुद का भी जो अनुभव होता है उसको भी परमानेंट मत समझिए। हर मोमेंट में आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। किसी भी एक्सपीरियंस के ऊपर लॉजिक यूज़ मत करना कि मुझे ये भगवान क्यों दिखाई दिए, मुझे वो घर क्यों दिखाई दिया, मुझे घबराहट क्यों हुई। कोई लॉजिक यूज़ नहीं करना, बिकॉज जब सोल अपना ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है बीच में माइंड नहीं आना चाहिए, बिकॉज सोल हार्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो बीच में अगर माइंड आया तो सोल और हार्ट का डिसकनेक्शन हो जाएगा। तो हम चाहते हैं आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए, आपके इमोशंस में डिफरेंसेस आने चाहिए, आपकी फीलिंग्स में डिफरेंसेस आने चाहिए, आपके सेंसेशंस में डिफरेंस आने चाहिए, आपके ऑरा में डिफरेंस आने चाहिए, आपके स्वभाव में, आपके कैरेक्टर, आपके नेचर में डिफरेंस आना चाहिए। उस वक्त माइंड बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने ये गलती की थी जब मैं शुरू में मेडिकल से स्पिरिचुअल फील्ड में आया। मैंने 2-2.5 साल गंवाए ये माइंड को बीच में यूज़ करते हुए। लेकिन जिस दिन मैंने अपने माइंड को यूज़ करना बंद किया, मैंने अपनी पिछले जन्म देखना शुरू किए, और आज तक मैंने 117 पास्ट लाइफ देखे। मैंने अपनी एनिमल लाइफ भी देखी, लेकिन मैंने लॉजिक यूज़ नहीं किया कि अरे मैं कैसे कभी जानवर हो सकता हूँ, मैं तो इतना हाई साइंटिस्ट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है, राइट। सो आई होप आप ये साइंस समझ गए कि बॉडी लेवल पे काम करना है, माइंड लेवल पे काम करना है, इमोशन लेवल पे काम करना है, सोल लेवल पे काम करना है, और अलग अलग थेरेपीज़ को मिला के इंटीग्रेशन करना है। मैं जो सुबह जब सूर्य नमस्कार करता हूँ उस वक्त मैं सिंबल्स का यूज़ करता हूँ। जब मैं पुशअप्स करता हूँ तब मैं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता हूँ। मतलब मैं जानबूझकर रोज़ अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करते हुए करता हूँ, तो मेरा टाइम भी बच जाता है, मुझे अलग अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे 2-3 घंटे के अंदर मेरा राजयोग भी हो जाता है, सुदर्शन क्रिया भी हो जाती है, ओशो के मेडिटेशंस भी हो जाते हैं, मेरे योगा भी हो जाते हैं, मेरे एक्सरसाइज हो जाती है, मेडिटेशन हो जाती है, हीलिंग्स भी हो जाती है। तो सब चीज़ को मैं कंबाइन करता हूँ, इसलिए मुझे रिज़ल्ट बहुत फास्ट मिलता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन एंड बी रेडी टू रिसीव। कोई लॉजिक यूज़ मत करें, पुरानी कोई बिलीफ सिस्टम को यहाँ नहीं लाएं कि मैंने तो सोचा था ये ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त आपके लिए जो भी ज़रूरी है वो इस रिट्रीट्स में आपको दिया जाएगा। समझ लो कि ऊपर वाले ने आपकी ये प्रार्थना सुन ली है, बस अब आपको उसको फॉलो करना है। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। फिर वो मैं सिखा रहा हूँ या विशाल सर सिखा रहे हैं या और कोई हमारे साई करुणा मिशन की टीम सिखा रही है, डजेंट मैटर। आपको आंसर से मतलब है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हिस्ट्री की टीचर अलग है, मैथ्स की टीचर अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, ज्योमेट्री की अलग है, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो स्कूलिंग कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से हमें ये रिट्रीट को कंप्लीट करना है। हर सब्जेक्ट के हमारे अलग अलग टीचर्स हैं और वो टीचर्स आपको समय समय पे गाइड करते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अभी मुझे बच्चों का सेशन है इसलिए मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा एंड आई हैंड इट ओवर टू विशाल सर फॉर ऑल योर फर्दर गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।